Okay, good morning and welcome back. And I have got the exact right message as I was expecting. Let me read that out. First of all, good morning messages from Arnav, Dhruv, Gupta, Rishabh Jain, Shreyashi Basak, Deham, Rupal, Rishabh Jain, Shreyashi again, Garv, Om Pathak, Harshit and Aryan Jain. The common message is, sir, फिर घर में वापस. Okay, back to home is what Aryan says. घर से शुक्र है आप घर से ले रहे हो. अच्छा, मतलब कल डिस्टर्ब हुआ था इसलिए. ओम पाठक सेज वापस घर. एंड देहम सेज कि कोई हाफ ईयरली का अपडेट है. श्रेयसी बसाके सेड आज स्कूल नहीं है ना. ऋषभ सेड कि आज स्कूल नहीं गए. आई थिंक the setup is now obvious. It's your familiar setup, so no school today. Actually स्कूल में आज हो तो रहा है क्लासेस, बट कल आई थिंक 7 या 8 टीचर्स गए थे, तो आज दूसरा सेट ऑफ 7 and 8 टीचर्स है. लाइक ऑन रोटेशन बेसिस पहले सारे टीचर्स को फेमिलियराइज किया जा रहा है और प्लस वो नेट कनेक्शन वगैरह भी अपग्रेड किया जा रहा है. अब क्लासेस वहां से होंगे नहीं होंगे, दैट इज स्टिल नॉट डिसाइडेड. As I said, the response is below 50%. जो कंसेंट फॉर्म का है ना, रिस्पॉन्स इज बिलो 50%, और 9-10 में तो मैंने सुना उससे भी कम, अराउंड 15-20%. तो जिसके वजह से थोड़ा सा भी चीजें होल्ड में है. तो यू नेवर नो हाउ इट शेप्स अप और डजंट शेप अप. सो टाइम ओनली विल से. बट अभी तो फिलहाल ट्रायल विद ऑल द टीचर्स चल रहे हैं, सो दैट वी ऑल गो एंड सी द सेटअप एंड ऑल कि कैसे कैसे हो रहा है. नथिंग डिफरेंट. जैसे मेरा तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है. कुछ सब्जेक्ट्स में अलग है क्योंकि कई लोग टैब में क्लासेस ले रहे हैं, तो लाइक दे आर राइटिंग ऑन द टैब एंड यू नो डिफरेंट थिंग्स. तो उनको भी थोड़ा सा देख लेने के लिए कि लाइक व्हाट वुड द सेटअप इफ इट इज हेल्ड इन स्कूल. बाकी क्लासेस कैसे होंगे, कंसेंट फॉर्म कितने जने भरा है, उसके बेस पे क्या किया जाएगा, नथिंग डिसाइडेड एज सच. सेम विद हाफ ईयरली का भी अभी एज सच कोई डिसाइडेड नहीं है कि किस मोड में होगा या कैसे होगा. It is just that tentatively it is on next week, I mean like Monday probably. So let's see what happens. Arnav said कि हाफ ईयरली भी होल्ड पे है क्या? नहीं, हाफ ईयरली होल्ड पे तो नहीं है, बट किस मोड में होगा वो होल्ड पे है. जैसे पहले डिसाइडेड था कि 100% ऑफलाइन करेंगे, बट कई पेरेंट्स ने फिर कंसेंट नहीं दिए हैं कि नहीं हम ऑफलाइन में थोड़ा दिक्कत है, तो इसलिए थोड़ा रीथिंकिंग चल रहा है. लेट्स सी, है ना. कुमार आदित्य also has the same question, that is mid term कैसे होगा. So we were in the middle of a very important discussion. I mean, तो कल जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो बड़ा इंपॉर्टेंट था. कल हमने जो डिस्कस किया तो उसके एक नटशेल में बता देता हूं मैं. नटशेल में ये है कि यू नो अगर मान लो मैं कुछ एच हाइट पे फोर्स लगाता हूं और अगर फ्रिक्शन अवेलेबल है, यानी फ्रिक्शन अगर अवेलेबल है, तो इन दैट केस क्या होगा ना, फ्रिक्शन विल जनरेट. और मैंने जानबूझ के टीटी दिया था सो दैट वी आल्सो एनालाइज व्हाट हैपेंस विद टाइम. क्योंकि थोड़ा सा बीच में छूट गया, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं जो है ना फटाफट कल वाले एक्सप्रेशन लिख देता हूँ और फिर उसके ऊपर वर्कआउट करता हूँ. ठीक है, चलो. तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, दैट यू नो एफ माइनस या एफ प्लस स्मॉल एफ, है ना, हमने तो ये लिया था, एफ प्लस स्मॉल एफ. F at a height of h, this is the center, this is so F plus F is equal to ma, और FH minus FR is equal to m square into alpha, which is equal to a by r. फिर इसको हमने मॉडिफाई किया, F minus FH by r minus F is equal to mk square by r square into a. इसको इक्वेशन 1 माना, इसको इक्वेशन 2 माना, फिर दोनों को ऐड किया. ठीक है ना. तो लाइक दोनों को ऐड किया और फिर एक्सप्रेशन आ गया था f into 1 plus h by r is equal to ma into 1 plus e square by r square. फिर आया था a is equal to
एफ आर इंटू आर प्लस एच बाई एम इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आया था। और उसके बेसिस पे ये आया था कि फ्रिक्शन जो है इक्वल टू क्या था, कैपिटल एफ इंटू एच आर माइनस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आए थे कल। अब वहीं से हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर मान लो अब मैं कर देता हूँ एफ को एज इक्वल टू के टी, तो क्या होगा ना, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। तो द मोमेंट इट विल बी म्यू जी, सॉरी म्यू एम जी, तो इन दैट केस क्या होगा, फ्रिक्शन उसके बाद काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन जो है ना टाइम के साथ वेरिएबल हो गया, क्योंकि एफ इज इक्वल टू के टी है, तो टी के साथ साथ बढ़ेगा, है या नहीं? तो दैट्स हाउ, so therefore if you look at the friction, it is going to increase, the friction with time is going to increase and then become a constant, so it will be mu mg and the time will be some kind of a t naught. तो टी नॉट कैसे आएगा ना, ये के टी नॉट कर दो इसको, तो टी नॉट हो जाएगा सी टी था, हाँ सॉरी सी टी, ठीक है ना, तो सी टी था, तो म्यू एम जी इंटू आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई सी इंटू एच आर माइनस के स्क्वायर, ये हो गया टी नॉट। तो आफ्टर दैट द फ्रिक्शन विल बिकम काइनेटिक। तो ये हम लोगों ने डिस्कवर किया था, है ना, फ्रिक्शन बढ़ेगा क्योंकि लीनियरली बढ़ेगा केटी एंड देन रेस्ट थिंग्स विल हैपन। अच्छा, अब हम लोग ड्रॉ करेंगे एटी का ग्राफ। देखो एटी का क्या है, टिल द टाइम दिस इज सी टी, तो इनिशियली क्या होगा ना, ए बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो ए बढ़ता जाएगा ऐसे भाई। और उसके बाद क्या होगा, देखो कि उसके बाद ना, अच्छा देखो फ्रिक्शन भी बढ़ता जा रहा है, तो प्रोपोर्शनली फ्रिक्शन भी बढ़ता जा रहा है, पर एक स्टेज आएगा जब फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, तो देयरफॉर जो इसका लीनियर मोशन हो जाएगा वो हो जाएगा एफ प्लस म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए, और एफ हो जाएगा सी टी, ठीक है ना। तो अभी क्या हो रहा है ना कि फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है और उसको सपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन बाद में उसका सपोर्ट हट जाएगा। और इसमें क्या हो रहा है, देखो फ्रिक्शन का टॉर्क जो है बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, और बाद में क्या होगा, इसी का टॉर्क बढ़ेगा, फ्रिक्शन का टॉर्क नहीं बढ़ेगा, फ्रिक्शन का टॉर्क कांस्टेंट। तो देयरफॉर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखूंगा, एंड दैट इज ए इनिशियली ऐसे बढ़ेगा और फिर ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। और मैं ही मान के चल रहा हूं कि दिस इज ग्रेटर, ठीक है। तो ये जो ग्राफ मैंने बनाया ये है व्हेन h इज ग्रेटर देन k स्क्वायर बाय r, h इज ग्रेटर देन k स्क्वायर बाय r, ये वैल्यू हो जाएगा ऐसे और फिर ऐसे, जो कि अल्फा वर्सेस टी, वो है तो वही टी नॉट, ये भी वही टी नॉट है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो h लेस देन k स्क्वायर बाय r हो जाए, लेकिन अगर h लेस देन k स्क्वायर बाय r हो जाएगा, दैट किसी ग्राफ स्वैप हो जाएगा। एक्चुअली इसको थोड़ा सा इस तरह सोचो, इस दैट देखो जब हम फोर्स बढ़ा रहे हैं F, तो CT के हिसाब से बढ़ रहा है, फ्रिक्शन भी तो बढ़ ही रहा है ना, यानी फ्रिक्शन मदद कर रहा है उसको, और फ्रिक्शन बढ़ता हुआ मदद कर रहा है या नहीं। तो इसलिए इनिशियल एक्सेलरेशन थोड़ा ज्यादा तेज है, बाद में क्या है फ्रिक्शन कांस्टेंट हो गया, यानी सिर्फ इसी के वजह से बढ़ रहा है, तो इसका जो बढ़ता हुआ इफेक्ट था वो अब खत्म हो गया। इसलिए देखो क्या हुआ, ग्राफ ऐसे होके ऐसे हो गया, ये थोड़ा सा ग्राफ इंपॉर्टेंट है। और अल्फा का क्या हो रहा है, देखो कि ये टॉर्क बढ़ता जाएगा सीटी के हिसाब से, और ये टॉर्क ऑपोजिंग वाला भी बढ़ता जा रहा है सीटी के हिसाब से, तो यानी नेट टॉर्क थोड़ा सा दबेगा दिस इज कि थोड़ा सा कम होगा। आई होप दैट्स ओके। लेकिन जैसे टी नॉट पार हो जाएगा तो ये टॉर्क कांस्टेंट हो गया, यानी जो उसको अपोज करने वाला टॉर्क है वो कांस्टेंट हो गया, तो सिर्फ यही वाला टॉर्क का इफेक्ट बढ़ता जाएगा। तो देयरफॉर क्या होगा, अब थोड़ा सा जल्दी बढ़ेगा, तो ये आ गया। लेकिन अगर मान लो
चलो इसको मैं अलग से बना दूं। अगर मान लो h लेस देन k स्क्वायर बाय r होगा, ठीक है ना, तो इन दैट केस 80 ग्राफ हो जाएगा ऐसे। सॉरी, उल्टा हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर h लेस देन बाय k स्क्वायर बाय r होता है तो इन दैट केस क्या होता है, फ्रिक्शन जो है बैकवर्ड्स होता है और वो बढ़ता जाएगा, इनिशियली बढ़ता जाएगा। तो यानी हमारा फोर्स भी बढ़ रहा है और जो अपोजिंग फ्रिक्शन वो भी बढ़ रहा है, तो यानी नेट बढ़ने का रेट थोड़ा सा कम हुआ। लेकिन जैसे फ्रिक्शन काइनेटिक होगा तो हमारा फोर्स तो उसी रेट से बढ़ रहा है, लेकिन फ्रिक्शन बढ़ना बंद हो गया, यानी उसका ऑपोजिशन बढ़ना बंद हो गया, तो थोड़ा सा जल्दी अब बढ़ेगा, यानी एक्सेलरेशन फिर ऐसे हो गया, ये वेट टी नॉट होगा और अल्फा का यही बना दो, अल्फा वर्सेस टी ऐसे, शुरू में ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। दैट्स द एंटायर सेट ऑफ ग्राफ एंड अंडरस्टैंडिंग। देहा में लास्ट की क्या h लेस देन k स्क्वायर बाय r पे रिटार्डिंग मोशन? नो सर नो। वो, हाँ सर वो क्लियर हो गया। अच्छा गलत क्लियर, चलो स्टेटमेंट। ठीक है। मतलब रिटार्डिंग मोशन नहीं है, इट इज जस्ट दैट द फ्रिक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज बट द फ्रिक्शन इज लेस देन माय फोर्स। तो मेरा फोर्स ct जो है बहुत जल्दी बढ़ रहा है, फ्रिक्शन बढ़ रहा है बट शुरू शुरू की बात कर, फ्रिक्शन बढ़ रहा है बट धीरे धीरे बढ़ रहा है, इन द सेंस कि उसका स्लोप कम है। तो देखो नेट फोर्स जो है हमेशा ओवरऑल इंक्रीजिंग हो रहा है, तीसरी तो एक्सेलरेशन अल्फा दोनों बढ़ रहा है। द क्वेश्चन इज दैट वंस इट कन्वर्ट्स टू काइनेटिक, उसके बाद फोर्स का बढ़ने का रेट बढ़ेगा या टॉर्क का बढ़ने का रेट बढ़ेगा, यानी नेट टॉर्क, वो एक चीज है जिसकी वजह से ग्राफ का नेचर चेंज हो रहा है। देखो पहले वाले केस में एक्सेलरेशन में जल्दी इंक्रीज हुआ थोड़ा स्लो, और दूसरे वाले में एक्सेलरेशन स्लोली इंक्रीज हुआ फिर फास्ट। ये छोटे छोटे चीजें होता है जो कि थोड़ा समझना पड़ता है, एक बार देख लो। सो मैं लास्ट की वो 80 वाला समझा दो, मैंने दोबारा समझा दिया, एक बार और देख लो। इन केस यू हैव टू आस्क समथिंग यू कैन अगेन आस्क, ठीक है। हाँ जी, स्पेसिफिकली पूछ सकते हो। आई होप द ग्राफ्स आर ओके, अगर नहीं है तो बता। ओके, अभी और कोई सवाल तो आ नहीं रहा है, तो देयरफॉर मैं इनको मिटाना शुरू करता हूँ। चलो, देयर इज नो क्वेरी, दैट्स नॉट बैड, आई मीन, ठीक है ना। अच्छा अब देखो कैसे ये सब छोटे छोटे चीजें मैटर कर जाता है। जैसे एक जेई एडवांस का ही मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आसान क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना अपने आप, बट मैं क्वेश्चन दे देता हूँ सो दैट यू कैन डू इट राइट नाउ ऑन योर ओन। सपोज ये है 2m और ये एक प्लैंक है जिसका मास मान लो m है, और मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ F, कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। क्वेश्चन इज फाइंड आउट द म्यू मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर नो स्लिपिंग A. B is if mu is greater than that mu minimum, फाइंड, ठीक है। अच्छा म्यू यहाँ पे भी है और म्यू यहाँ पे भी है, तो तुमको फाइंड आउट करना है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू क्या चाहिए, ठीक है ना। तो म्यू इफ म्यू इज ग्रेटर देन म्यू मिनिमम, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ईच। आई थिंक इतने में जो है ना लगभग हमें जो फिजिक्स के हिसाब से जो जो चीजें चाहिए वो सब आ जाएगा, ठीक है। सोम एक बार ये बता दो कि वो 80 वाला ग्राफ समझ में आया नहीं, क्योंकि फिर मैं मिटा देता हूँ। सोम जल्दी रिस्पॉन्ड करो। अच्छा इन द मीनवाइल बाकी लोग स्टार्ट करो। प्लैंक का मास m है, उसको मैं हॉरिजॉन्टल रख के उसको मैं फोर्स F लगा रहा हूँ, और यहाँ पे भी फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, यहाँ पे भी फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द म्यू मिनिमम रिक्वायर्ड इन दिस केस, ठीक है। चलो ओके, सो आई गॉट योर आंसर, नाउ आई कैन रन इट।
अच्छा, एक सवाल का मुझे जवाब दे दो, देखते हैं इसको कैसे जज करते हो, गैस करते हो। यहाँ पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन बता सकते हैं या सॉल्व करके तभी पता चलेगा? यहाँ का फ्रिक्शन का डायरेक्शन, अच्छा हाँ भाई साहब, ये क्या है? मैं ये एक सॉलिड सिलेंडर, मतलब इसका 3D फिगर बनाओगे तो कुछ ऐसा है। इस तरीके से, इस तरह से कुछ है। तो इस प्लैंक को हम खींच रहे हैं फिर फोर्स लगा के, और ये सिलेंडर है, और ये एक सॉलिड सिलेंडर। दिस इज द 3D व्यू, है नॉट रिक्वायर्ड। 3D ड्रॉ करते हुए मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं कभी कभी ड्रॉ करता हूँ। ओ वीडियो ब्लर है क्या? वेल एक्चुअली मेरे लैपटॉप पे तो ब्लर नहीं है, बट देख लो। ओके, अदर्स आर सेइंग कि नो ब्लर है, लाइक सब तो बोल रहे सही है, देख लो। क्लियर है, सब लोग बोल रहे हैं क्लियर है। एक बार थोड़ा सा नेट कनेक्शन देख लो क्रिश। चलो, तो लाइक दिस इज द केस। तो जो क्वेश्चन मैंने पूछा था वो रह गया बीच में। इज दैट यहाँ पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताओ, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, या अभी अनसर्टेन है, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो पता चलेगा। यहाँ का फ्रिक्शन का डायरेक्शन फॉरवर्ड, बैकवर्ड, या अभी अननोन है, सॉल्व करके पता चलेगा। मींस अननोन, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, तीन में से कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ का फ्रिक्शन का डायरेक्शन, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, यहाँ का फ्रिक्शन का डायरेक्शन फॉरवर्ड, बैकवर्ड या अनसर्टेन, कौन सा है? अभी एक भी आंसर नहीं है। फॉरवर्ड फ्रिक्शन, यहाँ का फॉरवर्ड, बैकवर्ड और अनसर्टेन। ओके, Aryan has asked a question in return, and that is, can mu be zero? बेटे म्यू अगर जीरो होगा ना, तो इन दैट केस तो ये स्लाइड करके चला जाएगा ना, तो फिर तो ये सिलेंडर घूमेगा ही नहीं, इसलिए म्यू जीरो तो नहीं हो सकता, ठीक है ना? सो म्यू कैन नॉट बी जीरो। ओके, नाउ देयर आर फ्यू आंसर्स। फॉरवर्ड आंसर आया 3, बैकवर्ड आंसर आया है 2, एक अननोन आंसर आया है। आर्यन सेज कि अगर सिलेंडर नहीं घूम रहा तब तो नो स्लिपिंग। तो बेटे यहाँ पे स्लिपिंग ना हो, वहां पे स्लिपिंग हो जाएगा, वहां स्लिपिंग हो जाएगा ना फिर। भाई अगर सिलेंडर नहीं घूम रहा और प्लैंक ऊपर से जा रहा है, तब तो स्लिपिंग हो ही रहा है ऊपर वाले सरफेस में। हम तो कहीं भी स्लिपिंग नहीं चाहते हैं, इसलिए म्यू जीरो आंसर नहीं हो पाएंगे, ठीक है? भव्य सेज कि फर्स्ट बैकवर्ड देन बैकवर्ड, सॉरी फर्स्ट बैक देन बैकवर्ड। कुछ तो तुमने टाइपिंग मिस्टेक किया बेटे, भव्य ठीक से करेक्ट करो। हर्षित सेज फॉरवर्ड, आर्यन सेज बैकवर्ड। लगभग 7-8 आंसर्स आ रहे हैं। सैयद तहर एजवी सेज फॉरवर्ड, भव्य सेज की फॉरवर्ड। चलो ठीक है, देखो लगभग मैंने देखा जो आंसर्स आए हैं, करीब करीब अभी एक और बैकवर्ड भी आ गया। करीब 4 या 5 के आसपास बैकवर्ड आया है और 10-12 के आसपास फॉरवर्ड आया। दैट इज द स्टेटिस्टिक्स राइट नाउ। वैसे मुझे ना हैंड रेज कराना चाहिए कभी कभी, हैंड रेज वाला किसी रखा है क्या? हाँ, पोल भी रखा है मैं। चलो एक काम करते हैं, पोल मैंने कभी यूज नहीं किया, आज एक बार यूज करके देखता हूँ। लॉन्च पोलिंग, अच्छा नहीं, एडिट भी तो करना पड़ेगा। 1 मिनट जरा टाइम वेस्ट करते हैं जरा, कैसे लॉन्च करते हैं? edit, तो लंबा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस। लंबा प्रोसेस। चलो एक बार मैंने लॉन्च कर दिया, तो अभी जो है देखता हूँ क्या करूँ।
सेव हो गया क्या? अब ये तो बहुत लंबा कहानी है। एक पोल लॉन्च हुआ है क्या, देखो जरा। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। अच्छा Yes. लॉन्च हुआ लग, चलो ठीक है देखता हूँ। ओके इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग। चलो ठीक है, ये एक्चुअली सडनली दिमाग में आया, चलो देख लेता हूँ। अच्छा एंड ऑफ द पूरा मैं देखता हूँ, जरा एंड करता हूँ मैं और देखता हूँ क्या रिजल्ट आ रहा है, मतलब है ना। मेरा क्वेश्चन क्या था, फ्रिक्शन इज फॉरवर्ड यस और नो, यानी यस वाले हो गए फॉरवर्ड और नो वाले हो गए बैकवर्ड। चलो ठीक, एंड पोलिंग कर देता हूँ मैं, देखता हूँ इसका रिजल्ट कहाँ आता है। शेयर रिजल्ट कुछ नजर आया तुम लोगों को? यस सर। यस सर। Yes, sir. उसमें परसेंट दिखा रहा है। फॉरवर्ड जीत गई। चलो ठीक है, फॉरवर्ड जीत गया और फॉरवर्ड करेक्ट भी है। जो टीम जीतता है डज नॉट मीन कि वो करेक्ट भी है, बट इस केस में फॉरवर्ड जीता भी है और फॉरवर्ड करेक्ट भी है। चलो ठीक है, गुड, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो बैकवर्ड सोच रहे थे वो कोई खराब हो गए। इट्स जस्ट दैट यू नो इट्स अ गेम, आई मीन, तो लाइक मे बी वी कैन हैव इट। चलो इंटरेस्टिंग था, ऐसे बीच बीच में कर सकते हैं। हर क्लास में एक पोल। चलो बट देन ये मेरा वीडियो क्यों फ्रीज हो गया, या पोल के टाइम वीडियो फ्रीज हो जाता है? Yes, sir. तो अब मैं क्या करूं, एक मिनट रुक जाओ, ये भी एक प्रॉब्लम है। शेयरिंग स्टॉप कर दो। हाँ क्या हो गया? पोल के चक्कर में तो सब कुछ रुक गया। सब पोल क्लोज हो कर दिया आपने? स्टॉप शेयर रिजल्ट्स। अच्छा चलो ठीक है, ट्रायल भी हो गया इस चक्कर में। वो एक्चुअली ना शेयर रिजल्ट्स होता, तो जब तक शेयर रिजल्ट्स ऑन है तब तक वीडियो रुक जाता। दिस व्हाट इट सीम्स। तो एक बार और करके मैं कभी और देख लूंगा। तो लाइक द रिजल्ट वाज दैट, ओहो रिजल्ट तो मैंने ही नहीं देखा। क्या रिजल्ट था? 70% फॉरवर्ड 30% बैकवर्ड। ओके चलो ठीक है। वैसे तो मैंने पहले डिक्लेयर कर दिया फॉरवर्ड वाला करेक्ट आंसर है। एक्चुअली देखो लॉजिक देखो जरा, लॉजिक इज दैट वो फॉर्मूला वही है, एच अगर ग्रेटर देन के स्क्वायर बाई आर। तो हम एक काम करते हैं ना, देखो फोर्स तुम खुद लगाओ, डंडे से लगाओ, या कोई प्लैंक ऊपर से करके लगाओ, हाउ डज इट मैटर? फोर्स लग रहा है ना, दैट इज द पॉइंट। और क्या ना, हाइट इंपॉर्टेंट है। तो अगर एच ग्रेटर देन के स्क्वायर बाई आर होता है, एच ग्रेटर देन अगर के स्क्वायर बाय आर होता है इस केस में, तो इन दैट केस क्या होगा, फ्रिक्शन फॉरवर्ड होगा, याद है ना। और एच इज इक्वल टू के स्क्वायर बाय आर करो तो फ्रिक्शन होगा ही नहीं, फ्रिक्शन होगा ही नहीं। और तीसरा केस हो गया, अगर एच लेस देन के स्क्वायर बाय आर होता है तो इन दैट केस क्या होता है, फ्रिक्शन बैकवर्ड। तो ये तीन चीजें हमने देखा था। अब देखते हैं इस बार एच क्या है। इस बार एच हो गया के स्क्वायर बाय आर, तो सॉलिड सिलेंडर का के स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर बाई 2, तो बाई आर तो आर बाई 2, यानी एच हो गया इक्वल टू आर बाई 2। ये हो गया एच। ये एच वो पॉइंट है जहां पे अगर फोर्स अप्लाई करो तो फ्रिक्शन जीरो हो जाता है ना। लेकिन इस केस में क्या है, एच आर है, यानी एच हम लोग का क्या है, के स्क्वायर बाय आर से ज्यादा है ना। तो के स्क्वायर बाय आर का वैल्यू आ रहा है इस बार आर बाई 2। क्या चलो इसको एच ना लिखते हैं, के स्क्वायर बाय आर का वैल्यू आ रहा है आर बाई 2, सॉलिड सिलेंडर एसी। और हमारा जो फोर्स लग रहा है, जो भी फोर्स लग रहा होगा, वो फोर्स लग रहा है सिलेंडर के ऊपर, एंड दैट इज व्हाई द फ्रिक्शन हैज टू बी इन दिस केस बैकवर्ड। वो अलग बात है कि अब मैं पोल जीतने वाले और हारने वाले दोनों को बताऊंगा। इज दैट एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसमें टेस्टिंग भी हो जाएगा। इज दैट जहां तक स्टैटिक फ्रिक्शन की बात है, सबसे बड़ा फायदा पता क्या होता है कि अगर गलती से तुमने उल्टा भी ले लिया ना, तो भी वो सही अपने आप कर लेता है। तो दैट इज द बिग एडवांटेज, दैट इज द बिग एडवांटेज, ठीक है ना। तो मैं इसलिए काम करता हूं, जानबूझ के मैं फ्रिक्शन यहाँ का ले लेता हूं पीछे की तरफ F2। और इसका तो मालूम ही है, इसका तो फ्रिक्शन आगे ही होगा, तो इसलिए इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। हो गया F1 और इस प्लैंक पे लग गया F1 पीछे की तरफ, ठीक है। यानी अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं तो क्या क्या इक्वेशंस आ जाएंगे ना, F माइनस F1 इज इक्वल टू एम ए। अच्छा मैं ना इक्वेशन लिख रहा हूं, दो इक्वेशन लिखूंगा, उसमें कुछ मिस्टेक है, उस मिस्टेक को पॉइंट आउट करो। और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 2m इंटू ए, और एक और इक्वेशन आ जाएगा
and that is F1 R plus F2 R is equal to 2m into R square by 2 into A by R. ठीक है, तीनों इक्वेशन में थोड़े थोड़े मिस्टेक है, या हो सकता है कि एक आध सही भी है, कुछ गलती भी है, इसमें गलतियां पॉइंट आउट करो जरा। पहला इक्वेशन सही है या कुछ गलती है इसमें? पहला इक्वेशन ओके है या गलती है, या फिर से पोल करवाएं? पहला इक्वेशन वापस पोल? नहीं नहीं नहीं, इतना ज्यादा पोल भी नहीं, वो फिर ज्यादा पोल भी नहीं, कभी कभी ठीक है, और नहीं तो फिर मुझे ना सारा पूरा टाइप करना पड़ता है कि व्हाट इज द क्वेश्चन एंड ऑल। फिर मैंने देखा प्रोसेस उतना भी आसान नहीं है, ठीक है ना, तो कभी फुर्सत में ठीक है, बट अदरवाइज बार बार नहीं। हाँ, तो ये पहला इक्वेशन सही है गलत है? ओके, अभी तो अच्छा चलो ठीक है, लेट्स अज्यूम दिस इज करेक्ट, यानी पहला वाला का हो गया f माइनस f1 इज इक्वल टू m। चलो ठीक है, इसको सही मान लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन सही है गलत है? सेकेंड का अच्छा, अगर कोई गलती है तो ये मत लिखना रॉन्ग और राइट, करेक्शन साथ में भेजो, और अगर सही है तब तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, फिर तो सही लिख दो। ओके, भव्य से इसके सही है, अच्छा नहीं, वही शायद फर्स्ट वाले का था। सेकेंड वाला इक्वेशन सही है गलत है? अगर गलत है तो दैट केस करेक्शन भी भेजो। नो रिस्पॉन्स टिल नाउ। ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे लगता है अभी सब सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। एक चीज पॉइंट आउट करने दे हम इज दैट, अभी तो आपने बताया कि F2 फॉरवर्ड है, देखो F2 फॉरवर्ड मैंने बोला ना, फिर मैंने एक चीज और बताया, फिर मैंने ये F2 को पीछे किया, एंड दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन में गलती से अगर तुमने उल्टा साइन भी पुट कर दिया, मतलब उल्टा डायरेक्शन भी ले लिया, तो कोई दिक्कत नहीं होता है, वो अपने आप एडजस्ट होकर आंसर को सही कर देता है। और इसलिए देखना इस केस में ये वाला जो आंसर है ना, ये नेगेटिव आएगा, देख लेना, वो बाद में देखेंगे। ओके, 2 वाला देखो सब लोग सही बोल रहे हैं। ओके देखो, 2 वाले में एक छोटा सा एरर है, और वो एरर मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा। मैंने एक चीज पॉइंट आउट किया था जब मैंने सर्कुलर मोशन कराया था, याद करके देखो, एंड दैट इज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन प्रोफाइल। तो याद करके देखो, याद करके देखो, मैंने बोला था कि अगर एक सर्कुलर बॉडी को अगर लेके जाओगे आगे v और एक्सेलरेशन से, ठीक है ना, और अगर मान लो एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करोगे और इस लाइन के हर पॉइंट का वेलोसिटी या एक्सेलरेशन का प्रोफाइल बनाओगे, तो कैसे बनता है वो प्रोफाइल? याद करके देखो, क्योंकि उसी प्रोफाइल से मेरे सवाल का जवाब मिलेगा, और वो है कि अगर ये वेलोसिटी होता है, इन दैट केस एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, यहाँ के हर पॉइंट के वेलोसिटी या एक्सेलरेशन इस प्रोफाइल से बनेगा। देयरफॉर अगर मान लो प्लैंक का एक्सेलरेशन तुमने ए लिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, तो इन दैट केस तुमको इसका एक्सेलरेशन a/2 लेना पड़ेगा। और अगर तुम सेकेंड इक्वेशन में a/2 लेते हो तो फिर इसको भी चेंज करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये तो अल्फा की जगह लिखा है ना a/r, तो वो तो a/2/r हो जाएगा। इसलिए मैं पता क्या सजेस्ट कर रहा था इस दैट, एक काम करो, यहाँ पे फ्रैक्शंस मत इंट्रोड्यूस करो, एक काम करता हूं, मैं यहाँ के एक्सेलरेशन को a ले लेता हूं और इसका 2a ले लेता हूं, चलेगा ना? तो देयरफॉर करेक्शन इसमें कर देता हूं। देखो, इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग पहले इक्वेशन को सही बोला वो लोग गलत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम पहले वाले को सही बोलते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर सेकेंड और थर्ड में a नहीं लिख सकते हो, a/2 यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, a/2 यहाँ पे, वो फ्रैक्शन इंट्रोड्यूस हो रहा है, रहने दो। मैं कहता हूँ इसको a लिख लो, उसको 2a लिख लो, इसलिए यहाँ पे चेंज कर देते हैं, इसको लिख लेते हैं एज 2a। आई होप दैट्स ओके। चलो अब एक काम करो, देखो अभी अननोन्स क्या क्या है, a, F1, F2 है या नहीं? A, F1, F2। वैसे ध्रुव शर्मा ने बाद में लिखा था इज दैट वो a नहीं होगा, a/2 होगा। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब तो समझ में आ गया ना कि कहां पे मिस्टेक और क्या क्या आ गया। तो अब एक काम करो, फटाफट सॉल्व करके a, F1 और F2 के वैल्यूज मुझे बताओ, a, F1 और F2 के वैल्यूज मुझे बताओ, ठीक है, जल्दी बताओ। आप कैसे निकालोगे वो भी बता देता हूं, इसको r से डिवाइड करो,
ठीक है, और इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो तो F1 आ जाएगा, तो उसके साथ ये कर लो, या तो इसको ट्वाइस ऑफ 1, इक्वेशन 1 2 3। तो एक काम करो, इसको 3 को तो पहले R से डिवाइड कर दो, 3 को R से अगर डिवाइड करो तो ये हो जाएगा F1 प्लस F2 इज इक्वल टू, R से डिवाइड कर दो तो कैंसिल हो गया, तो M आ जाएगा, यस हाँ वही आ, ठीक है। तो इन दोनों को अगर ऐड करता हूं तो, या इसको ट्वाइस कर देता हूं तो 2F माइनस 2F1, लेकिन फिर इन दोनों को जब ऐड करोगे तो F2 F2 कैंसिल होकर 2F1 आ रहा है, तो वो F1 भी कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू, इसको ट्वाइस किया था तो इसलिए हो गया 4Ma 6Ma और Ma 7M, तो यार यानी A आ गया इक्वल टू 2F बाई 7M, ये A आ कृष्णा से आस्क कि वो एक्सेलरेशन A/2 होगा, कैसे पता चला? मैं याद करके देखो, जब मैंने सर्कुलर मोशन कराया था तो तब मैंने एक वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का प्रोफाइल बताया था, और मैंने बोला था कि कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो थ्रू द सेंटर, और क्योंकि ये प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है, यानी इसके इस पॉइंट का वेलोसिटी एक्सेलरेशन 0 होता है अलोंग द लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट। इन दैट केस जो बाकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है और बाकी पॉइंट्स पे वो देखना ऐसे ऐसे करके प्रोफाइल बनता है। लेकिन एक्सेलरेशन में हम लोगों ने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इंक्लूड नहीं किया, हमने सिर्फ लीनियर यानी सेंटर का और टेंजेंशियल यानी AT इंक्लूड करके ये ग्राफ बनाया, तो ये इसका प्रोफाइल बनता है। तो देखो जरा सिमिलर ट्रायंगल से देखो, ये R है, ये 2R है, तो अगर ये A होगा तो ये A/2 होगा, और अगर ये A लेते हो तो ये 2A। तो अब A/2 अगर फ्रैक्शन क्यों इंट्रोड्यूस करें, तो इसलिए मैंने क्या किया, 2A ले लिया, इसका A ले लिया, तो उसी बेसिस पे हमने किया। और अगर इस पे कन्विंस नहीं हो, इन दैट केस डू इट योरसेल्फ। कैसे? तो देखो, अगर मान लो इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सपोज V है, तो इधर स्मॉल r डिस्टेंस नीचे आ जाओ, तो क्या होगा, V माइनस ओमेगा स्मॉल r, क्यों, अगर ऐसे घूम रहा है, और ओमेगा क्या होता है, V बाई R है नहीं, तो ओमेगा होता है V बाई R, V बाई कैपिटल R है, तो therefore this will be velocity of any point P is equal to velocity of center minus omega R, and that is velocity of center minus velocity of center by R into R, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर अगर कॉमन लेते हो तो 1 माइनस स्मॉल r बाय कैपिटल R। अब अगर R नीचे करोगे तो पॉजिटिव रखना, R ऊपर करोगे तो नेगेटिव रखना, तो जब ऊपर चले जाओगे तो माइनस कैपिटल R पुट करके देखो क्या आएगा, 2VC आएगा, तो यहाँ का वेलोसिटी अगर VC होता है तो इसका क्या होगा, 2VC। इसी इक्वेशन में इस तरफ के लिए स्मॉल r का पॉजिटिव वैल्यू पुट करना, उस तरफ के लिए नेगेटिव, जैसे मैंने डिराइव किया। तुम अगर बोलोगे नहीं ऊपर वाले पॉइंट को स्मॉल r भी तो ले सकता था, वो तो जिस समय जैसे दिमाग में आया, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं। तो पॉइंट इज दैट इसका वेरिएशन लीनियर होगा, इससे पता चलता है। व्हाट इज स्मॉल r? स्मॉल r इज द डिस्टेंस बिलो द सेंटर, तो अगर कोई डिस्टेंस ऊपर होगा तो उसको माइनस कैपिटल R लेना या माइनस समथिंग लेना, जो भी पॉइंट है उसके हिसाब से। तो इसलिए अगर हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी चाहिए तो स्मॉल r के जगह पुट करो माइनस कैपिटल R, तो R कैंसिल होकर 1 और माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 2VC। ये इसका तरीका। तो देखो दैट इज द प्रोफाइल, और उसी हिसाब से मैंने लिखा है 2A और A। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। चलो यानी एक्सेलरेशन आ गया 2F/7m। एक्सेलरेशन अगर आ गया तो इन दैट केस F आ जाएगा, F1 कितना आ जाएगा, तो F1 आ गया F माइनस 2Ma 4 यानी 3F/7, ठीक है। और F2 कितना आ रहा है, देखो जरा, F2 आ रहा है Ma माइनस F2, F1, तो Ma मतलब हो गया 2/7, आई थिंक शायद F/7, और वो भी माइनस आ, देखो भाई F1 आ गया 3F/7, और F2 का वैल्यू जरा चेक करो, माइनस आ रहा है। मैं पहले ही कह रहा था कि यहाँ पे फ्रिक्शन फॉरवर्ड होना चाहिए यहाँ पे, और देखो बैकवर्ड मैंने लिया है, और लेने के बाद आंसर नेगेटिव आ रहा है, अच्छी बात, ठीक है ना। तो इट एक्चुअली इज टेलिंग विद आवर, तो हम स्टार्टिंग में फॉरवर्ड लेके क्यों नहीं चल सकते?
नहीं, मैं तो कह ही रहा था फॉरवर्ड है, लेकिन मैं एक चीज और साथ में और चीज बता रहा था उस समय, इज दैट स्टैटिक फ्रिक्शन का एक प्रॉपर्टी पता है क्या होता है, कि अगर गलती से तुमने उल्टा ले लिया तो कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारा आंसर फिर भी सही हो जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट है जानना। क्यों? मान लो अगर इस स्टेज में आके तुम सपोज घबरा गए कि यार ये फ्रिक्शन फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा, कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा, अगर मैंने गलत डायरेक्शन ले लिया तो तुम सोचोगे यार ये फॉरवर्ड होना चाहिए, बैकवर्ड होना चाहिए। अब मान लो किसी वजह से अनडिसाइडेड हो गए, अब मान लो जो भी वजह हो, वजह तो कुछ भी हो सकता है एग्जाम में, हाउ कैन यू आइसोलेटेड वर्क कर रहे हो तो कोई थॉट आया नहीं आया, कुछ भी हो सकता है। तो यानी अगर फ्रिक्शन स्टैटिक है तो तुम डर जाओगे कि अरे बाप रे, कहीं कहीं मैं उल्टा डायरेक्शन तो नहीं ले रहा हूँ और उसके चक्कर में गलती हो जाएगा, छोड़ दो क्वेश्चन। यही तो लगेगा, और क्या लगेगा बताओ? एग्जाम हॉल में बैठ के कोई तो हेल्प करने वाला है नहीं, तो एग्जाम हॉल में मन करके भाई छोड़ दो, क्यों रिस्क कौन ले, नेगेटिव मार्किंग भी तो है। जबकि स्टैटिक फ्रिक्शन में कोई डरने की जरूरत नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन में गलती से उल्टा भी लगा दिया तो भी आंसर सही हो जाता है। हाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन में अनफॉर्चुनेटली नहीं चले, काइनेटिक फ्रिक्शन में तुमको सही डायरेक्शन लेना पड़ेगा, वहां अगर गलती से उल्टा ले लिया तो आंसर ही गलत आएगा। यहाँ पे क्या आएगा पता है? ये आंसर गलत नहीं आएगा, साइन माइनस और प्लस आएगा। तो अच्छी बात है, वो माइनस आ रहा है यानी मुझे बता रहा है कि आपने ऐसे लिया है लेकिन माइनस है, इसके मतलब जो लिया है उसको उल्टा कर लो, यानी फॉरवर्ड। ये फॉरवर्ड का ही निशानी है, ये माइनस आंसर फॉरवर्ड का ही एक स्टैंप ऑफ अथॉरिटी हो गया एक तरीके, ठीक है ना। एनीवे, जो मैं कुछ कहना चाह रहा था वो कुछ और था। म्यू मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर नो स्लिपिंग। अब म्यू मिनिमम चाहिए, तो मैं एक काम करता हूं, है ना, तो ऑब्वियसली म्यू मिनिमम अगर चाहिए, अच्छा एक लॉजिक बताओ मुझे, वैसे तो सिंपल क्वेश्चन ही है अभी मत बोलना इस पे भी पोल कर लो लॉजिक ये है कि सपोज मुझे किसी एक काम के लिए 10 रुपए चाहिए और किसी और एक काम के लिए सपोज 30 रुपए चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हाई फाई नहीं पूछ रहा हूँ। तो मैं से ये आप क्यों पूछ रहे हो, या एक काम करो, ये सवाल मैं बाद में पूछूंगा, एक काम करो मुझे म्यू मिनिमम का वैल्यू पहले बताओ, फिर मैं वो पैसे वाला सवाल भी पूछूंगा, पर उसको पूछूंगा ना तो ना हिंट हो जाएगा। अभी इमीडिएटली हिंट नहीं देते हैं, थोड़ा देर बाद दे देंगे, तो पहले म्यू मिनिमम का वैल्यू बताओ। कुछ आंसर आया लग रहा है? 3/2 MA, MA तो नहीं आ सकता ना, ए के टर्म्स में आंसर नहीं दे सकते। आंसर आएगा ओनली इन टर्म्स ऑफ M, कैपिटल F, G में भी, बस यही सब। म्यू मिनिमम का वैल्यू ना, ए के टर्म्स में आंसर नहीं दे सकते, दैट यू कैन नॉट डू। वैसे बाय द वे क्या हुआ पता है, अभी करंट चला गया, तो आई होप चीजें स्मूथली चलता है ओके, एक आंसर आ चुका है एंड दैट इज F/21 mg। ओके, मैं देखता हूं, चलो देखो, F/21 mg और एक आया 3F/7 mg। अच्छा, एक ध्रुव शर्मा तुम्हारा आंसर F/21 mg है और अरियन जैन का आंसर है 3F/7 mg। ये बताओ क्या दोनों को एक दूसरे का आंसर भी आया था? जैसे ध्रुव शर्मा तुमने निकाला F/21 mg, और हाँ ध्रुव शर्मा इज गिवन यस, मैं यही जज कर रहा था, और वो जो मैं पैसे वाला सवाल पूछ रहा था ना, मैं इसलिए पूछना चाह रहा था। आर्यन सेज के हाँ मेरा भी दूसरे का आंसर आया था, यानी आर्यंत ने जो आंसर दिया उस आर्यंत को उसका आंसर और ध्रुव का आंसर दोनों आया था, और ध्रुव के आंसर में भी ध्रुव का खुद का आंसर और आर्यंत का आंसर भी आया था, लेकिन एक दूसरे ने चॉइस अलग तरीके से की चलो ठीक है, समझ गया मैं। अच्छा, देहम बोल रहे कि हाँ मेरे भी यही दोनों आए थे, पर मैं समझ नहीं पा रहा था मैं कौन सा आंसर दूं। ये आंसर दिया देहम ने। चलो ठीक है, देखो दो आंसर्स आ रहे हैं, एक आ रहा है F/21 mg और एक आ रहा है F/3F/7 mg। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द म्यू मिनिमम रिक्वायर्ड, व्हाट इज द म्यू मिनिमम रिक्वायर्ड। तो इन दोनों में से मिनिमम कौन है? ये। तो देखो हमारे दिमाग में कैसे लॉजिक काम करता है, भाई म्यू मिनिमम पूछा तो ये म्यू मिनिमम। इस चीज को देखो, मुझे पता था कि ये कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं एक सवाल पूछने वाला था, फिर मैं रोक दिया था। अब मैं वो सवाल पूछूंगा, ठीक है, वो सवाल पूछूंगा और इन द फॉर्म ऑफ ए पोल पूछता हूं। चल, रीलॉन्च पोलिंग, डू यू वांट टू कंटिन्यू। और इसमें एक दिक्कत पता है क्या आता है कि
एडिट कैसे होगा? एक मिनट रुक जाओ। एंड पोलिंग मेरे तो वही क्वेश्चन आता हाँ वही लॉन्च कैसे करें, इसलिए मैं बोला था ना कि थोड़ा सा रिलॉन्च। डू यू वांट टू कंटिन्यू कैंसिल, पता नहीं कैसे करते हैं। एडिट, हाँ एडिट आ गया ऑप्शन। ओ बाप रे, एडिट का तो बहुत दूर चला गया। एडिट करना फिर वो नेट पे चला जाता है, वेबसाइट पे। क्वेश्चन 1 इज इसमें ये एक बड़ा झंझट है। ना, ये बहुत अच्छा प्रोसेस तो खैर नहीं है। ओके, क्वेश्चन इज दैट, अभी आंसर मत करो। क्वेश्चन इज दैट कि सपोज मुझे 2 काम निपटाना है और एक काम के लिए 10 रुपए चाहिए और एक काम के लिए 30 रुपए चाहिए, और मैं पूछ रहा हूं बताओ मिनिमम कितना पैसा लेके जाऊं मैं कि हमारा काम हो जाए। तो क्वेश्चन आसान हो गया ना, तो इसका आंसर क्या हुआ फिर? सर वही बोल आ रहा है, फ्रिक्शन इज फॉरवर्ड वाला। फ्रिक्शन ही आ रहा है यस फिर से? वही आ रहा है। यस सर। चलो फिर रहने दो, अभी सब ना अभी एडिटिंग में कहीं गड़बड़ हुआ होगा या तो सेव करने में गड़बड़ हो गया होगा, है ना। चलो ठीक है, वो मैं एक बार कभी और ट्राई करके देख लूंगा। एनीवे, लेट मी गिव द आंसर माई सेल्फ और लेट मी गिव द क्वेश्चन अगेन। इज दैट एक काम 10 रुपए से निपटने वाला है, एक काम 30 रुपए से निपटने वाला है, और मुझे पैसे सफिशिएंट ले जाना है। तो कितना ले जाऊं मैं? 30 रुपए ले जाऊं या 10 रुपए ले जाऊं? 30 ही रुपए नहीं ले जाऊंगा। तो देयरफॉर देखो क्या हो रहा है इस केस में, यहां पे अगर फ्रिक्शन कौन सा, अभी पता नहीं कौन सा क्या है, मैं कह रहा हूं कि अब पता नहीं कौन सा है ये कौन सा है, F1 या F2 है? ये वाला, ये F1 या F2 है? F2। चलो ठीक है, यानी ये हो गया μ2 और ये हो गया μ1, ये है ना। तो देखो सपोज किसी जगह पे 0.1 फ्रिक्शन होगा तो काम चल जाएगा, और किसी जगह पे 0.3 चाहिए फ्रिक्शन तो काम चलेगा। और मैं कहता हूं भाई बताओ म्यू मिनिमम कितना चाहिए, तो हमें तो 0.3 सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो 0.1 सिलेक्ट करते हो तो 0.3 वाले जगह पे काम चलेगा नहीं, वहां स्लिप कर जाएगा फिर, क्योंकि वहां पे 0.3 मिलेगा नहीं, है या नहीं। तो देयरफॉर even if the question is find mu minimum, even if the question is find mu minimum, I will have to actually give the larger value. पूछ रहा हूं मिनिमम पर दूंगा मैं लार्जर वैल्यू, यानी क्या होगा, ये वाला मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब किस बेसिस पे हो रहा है? अब देखो F1 आ गया 3f/7, तो F1 तो यहाँ पे है, और वो कितना होगा ना म्यू mg, यानी एक आ गया म्यू mg इज इक्वल टू 3f/7, ये वाला, तो म्यू आ गया इक्वल टू 3f/7 mg, और दूसरा हो गया f/7, है ना, जो कि यहाँ पे है, वो माइनस से कोई मतलब नहीं होता है। तो दूसरा हो गया f/7 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया m प्लस m 2m, तो यानी 3m, तो यानी क्या हो गया ना म्यू इंटू 3mg, तो देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू f/21 mg, और इस बार 3f/7 mg। तो हम कौन सा लेंगे? हम हायर वैल्यू वाला लेंगे, नहीं तो काम चलेगा नहीं। यानी म्यू मिनिमम कौन सा हो जाएगा फिर ना 3f/7 mg आ गया। तो ये हो गया वो म्यू मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर नो स्लिपिंग, ये आ गया। और अगर म्यू ग्रेटर देन म्यू मिनिमम हुआ, फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ ईच। तो आई थिंक अब तो रिलेशनशिप आ चुका है, अब तो एक्सेलेरेशन आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो अब तो प्योर रोलिंग यानी विदाउट स्लिपिंग हो रहा है, तो एक्सेलेरेशन ये आ जाएगा जो हमने पहले निकाला, ये वाला। अब ईच पूछा है, तो ये ए है, ए किसका है? सेंटर का, तो यानी इसका हो गया 2f/7m, और ऊपर वाले का हो जाएगा 4f/7m। आई होप दैट्स क्लियर नाउ। देखो छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन इस एग्जांपल से
काफी कुछ सीखने का है। आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है ना, देख लो अच्छे से, तो मिटा दो ना, तो आगे बढ़ते हैं अब। चलो, सो दैट वाज द यूटिलिटी ऑफ के स्क्वायर अपॉन आर। हमने इस बार भी के स्क्वायर बाय आर के ही यूटिलिटी से हमने डिसाइड किया था कि फ्रिक्शन फॉरवर्ड होगा। लेकिन फिर भी मैंने एक और चीज टेस्ट कराया कि क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है तो इसलिए अगर गलती से उल्टा लो कोई टेंशन नहीं है, सब सुधर के आएगा, ठीक होके आएगा। और वो हमने एक्सपीरियंस कर लिया। देखो आंसर में नेगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, चलो, सो दोस वर द लर्निंग बिट्स इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट्स नाउ मूव ऑन to the next idea, and that is सपोज मैंने एक काम किया, मैंने इंक्लाइन प्लेन पे थीटा पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका मास है m, रेडियस ऑफ गायरेशन k है, ओके, और r उसका एक्चुअल रेडियस। ये सब गिवन है। सो में आज के एक बार और बता दो 3f वाला। देखो सो एक्चुअली मैं ही कहना चाह रहा था वो 10 रुपए 30 रुपए के लिए कि किसी एक सरफेस में अगर म्यू 0.1 होने से काम चल जाता है और किसी और सरफेस में म्यू 0.3 होने से काम चलता है, और अगर मुझे बोला जाए भाई मिनिमम क्या म्यू रखो कि हर जगह काम चल जाए, तो इन दैट केस 0.1 लेने से तो चलेगा नहीं, क्योंकि एक जगह 0.1 का रिक्वायरमेंट है और एक जगह मिनिमम 0.3 का रिक्वायरमेंट है। तो अगर तू इन दोनों को कंपेयर करो तो मिनिमम तो 0.1 आ रहा है, लेकिन 0.1 वाला अगर तुमने संभाल भी लिया तो 0.3 की जगह स्लिपिंग कर जाएगा, क्योंकि वहां पे 0.3 का रिक्वायरमेंट। इसलिए क्वेश्चन में कई बार मिनिमम भी पूछा होता ना तो हमें हायर वैल्यू बताना पड़ता है। समझ लो ना। देखो इट इज समथिंग लाइक दिस दैट सपोज तुमको एक मोबाइल खरीदना है। अब मोबाइल अलग अलग वैरायटी का है, तो तुमने सोचा कि चलो अगर मान लो अच्छा मोबाइल लेना होगा तो 20,000 का ले लेंगे, अगर पसंद नहीं है और मुझे लगता है काम चलाओ तो 10,000 का ले लेंगे। तो अब दोनों के लिए तुम माइंडसेट लेके जा रहे हो कि जो मुझे पसंद आएगा उस वक्त मैं उस हिसाब से ले लूंगा। अब देखो मिनिमम मनी रिक्वायर्ड क्या है, 10,000 और 20,000, तो मिनिमम तो 10,000। लेकिन अगर मान लो तुम दुकान में जाओगे तुम तो 20,000 लेके जाओगे, क्योंकि हो सकता है कि तुमको 20,000 वाला पसंद आ जाए। तो देखो अगर दोनों में से मिनिमम पैसा देखोगे तो 10,000 वाले का, लेकिन तुमको लेके जाना पड़ेगा कौन सा, 20,000। तो दिस इज ऑलमोस्ट अ सिमिलर सिचुएशन। किसी एक सरफेस में इतना होने से भी चल जाएगा, किसी में इतना होने से चले। अब मैं पूछ रहा हूँ मिनिमम बताओ, तो मुझे हायर वाले वैल्यू बताना पड़ेगा रादर देन लोअर वैल्यू। यही मैंने कई बार बताया, एक बार और बताया, एक बार देख लो। सो लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज दैट सपोज म्यू 0 है तो क्या होगा। प्योर ट्रांसलेशन। अब इसमें पूछने की क्या बात है, इसलिए मैंने खुद ही बता दिया कि इसमें प्योर ट्रांसलेशन ही होगा। चलो ऑल सेट एंड डन, इट्स फाइन। प्योर ट्रांसलेशन, नीचे आ जाएंगे, कितने एक्सेलरेशन से आ जाएंगे, जी साइन थीटा। हो गया। चलो अब देखो अगर मान लो तुम एंगल कम रखते हो, देखो बहुत ज्यादा एंगल रखो तो पता क्या होगा, ये यहीं पे घसीट के नीचे आ जाएगा, यानी स्लिप करके नीचे आ जाएगा। इसलिए उसका कहानी है, उसका जो डिस्क्रिप्शन को बाद में करेंगे। अभी हम लोग ना एंगल्स छोटे छोटे रखते। तो अगर एंगल छोटा रखोगे तो देखना बॉडी आराम से ऐसे प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करते करते नीचे आ जाए। दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट एंड वी जेन्युइनली एक्सपेक्ट। तो यही मान के चलो सपोज थीटा इज नॉट वेरी लार्ज, तो थीटा इज स्मॉल, नॉट वेरी स्मॉल बट स्मॉल। मतलब वेरी स्मॉल मतलब 1-2 डिग्री 3 डिग्री नहीं, मान लो 10 20 25 डिग्री, इतने में तो चलेगा। तो ये नीचे आएंगे। सबसे पहले मुझे ये बताओ फ्रिक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। फ्रिक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ध्रुव शर्मा से वेटिंग रूम, वेल वेटिंग रूम में। अच्छा चलो ठीक है, मैंने एंट्री दे दिया वेटिंग रूम, ठीक है, थैंक यू। इज यू 0 ऐसे रख के छोड़ दिया, गर्भ से इसके फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होगा, फिर गर्भ ने सॉरी भी बोल दिया, यानी नीचे कह रहा। आर्यन दास के म्यू क्या है, सोम से इसकी फ्रिक्शन नीचे की तरफ होगा। नहीं, म्यू से कोई मतलब नहीं है, थीटा कम है तो यानी फ्रिक्शन स्टैटिक ही मान के चलो। गर्भ से इसके नीचे की तरफ होगा। नाउ देहम से इसकी शेप बताओ। चलो दैट्स इंटरेस्टिंग। क्यों?
क्योंकि देखा होगा कई बार कि फ्रिक्शन में शेप मैटर कर जाता है कि सिलेंडर है तो अलग टाइप का, हॉलो सिलेंडर है तो अलग टाइप का, सॉलिड सिलेंडर तो अलग टाइप का, कई बार ये भी मैटर कर जाता है। चलो, नॉट बैड, ठीक है। अच्छा सुनो, नाउ दैट देहम इज रेज दिस क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को पॉज कर रहा हूं 20 सेकंड के लिए। दिस क्वेश्चन इज, दिस सजेशन फ्रॉम माय साइड इज नॉट फॉर देहम अलोन, बट बिकॉज दिस आइडिया इज कमिंग अप, तो मैं एक काम करता हूं, मैं कहता हूं कि ये जो हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया ना जिसमें एक प्लैंक को लेके जा रहे हैं, उसमें ना मैंने सॉल्व किया था सॉलिड सिलेंडर को लेके। एक बार ना घर में इसको, या अभी अगर टाइम मिल जाए 10 मिनट बाद तो वो तभी कर लेना, एक बार दोबारा सॉल्व कर लेना हॉलो सिलेंडर को लेके, हॉलो सिलेंडर को लेके, और देखना उसका कंसीक्वेंसेस क्या होता है, और वो k² वाला जो थ्योरी हमने डिसाइड किया था उसके हिसाब से उसको मैच करा लेना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैं अब तो मिटा दिया, मैंने जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किया ना थोड़ा देर पहले दिया था, मतलब सॉल्व तो तुम लोगों ने किया बट डिस्कशन हुआ था, तो वो सिलेंडर ऊपर से प्लैंक, उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करो, सब कुछ सेम रख के, बस ये कि हॉलो कर दो सिलेंडर इंस्टेड ऑफ सॉलिड सिलेंडर, एंड देन लुक एट द कंसीक्वेंसेस। और हमने जो k² का डिस्कशन पिछले क्लास में किया था, यानी कल वाले क्लास में, उसके साथ उसके आइडियाज को मैच कराओ और देखो कैसे मैचिंग होता है। ठीक है, आई लीव द जॉब टू यू, नाउ लेट्स रिवर्ट बैक टू दिस क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में ऊपर नीचे दोनों ही आंसर्स आए हैं, नीचे की तरफ ज्यादा आंसर्स आए, ऊपर की तरफ कम आंसर्स आए। इनफैक्ट एक दो जने तो ऊपर पहले दिया था और बाद में नीचे कर दिया। ओके देखो, पॉइंट इज दैट देयर आर टू वेज ऑफ इंटरप्रेटिंग द क्वेश्चन। ठीक है, या चलो एक वन वे हम बाद में करेंगे, एक वे, देयर इज वन वे ऑफ इंटरप्रेटिंग द क्वेश्चन, दैट इज कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट सब कुछ डिस्कस, नॉट बैड। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट डिस्कस करता हूं तो जरा ध्यान से देखो, एक सवाल का जवाब दो फिर हम वापस क्वेश्चन में आएंगे। ये जो सिलेंडर है ये क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज? ये सिलेंडर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? आर्यन सेज क्लॉकवाइज, सोम क्लॉकवाइज, स्नेह क्लॉकवाइज, भव्य क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज किसी ने नहीं बोला क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज गलत आंसर। क्यों बोलोगे गलत? ओके चलो, दैट्स गुड, है ना। तहारीज, सैयद तहारीजवी, ऋषभ जैन, गर्भ, जसराज, भव्य, सब ने ये बोला क्लॉकवाइज, और अब हर्षित लोहानी और भी एक दो जने ने बताना शुरू किया। लेट्स एंड इट, यानी इसको क्लॉकवाइज टॉर्क चाहिए। हो गया। अब जरा बताओ, सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर एनालिसिस करते हो तो mg sin थीटा does not have any torque, it passes through center. mg cos theta does not have any torque, it passes through center. जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, तो नॉर्मल रिएक्शन does not have any torque because that also passes through center. तो इसको क्लॉकवाइज कौन रोटेट कराए बताओ जरा, क्लॉकवाइज कौन रोटेट कराएगा? क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा इस केस में कौन? फ्रिक्शन। सो देयरफॉर friction has to be in this direction. हो गया, this approach number 1। मैं दो अप्रोच बोल रहा था ना। दूसरा अप्रोच, मैं काम करता हूं, जो चीज मैंने यहां डिस्कस किया कि सेंटर के ऊपर फोर्स लगाओ, एच के ऊपर डिपेंड करेगा, इसके एक्सिस अगर थोड़ा सा घुमा भी दिया जाए तो यानी सब कुछ तो सेम हो गया। ये जो फोर्स एफ किया था वो समझो mg sin थीटा लगा, जो फोर्स एफ हमने डिस्कस किया था वो k² के साथ जोड़ के वो समझ लो mg sin थीटा लगा रहा है। कहां लगा रहा है? यहां लगा रहा है। क्या समझ लेंगे? यहां लगा रहा है। अब तो ये किया ना, फोर्स ऊपर बनाओ या पुलिंग बनाओ, पुशिंग बनाओ, हार्डली मैटर्स, यानी mg sin थीटा यहां पे ऐड कर रहा है। सो दैट मींस h इज व्हाट? लेस देन k²। h ग्रेटर देन k² होता है तो फ्रिक्शन फॉरवर्ड होता है, h तो यहां पे लेस देन k² तो फ्रिक्शन क्या होना चाहिए? बैकवर्ड होना चाहिए। तो वो भी एक आर्गुमेंट है कि फ्रिक्शन बैकवर्ड होना चाहिए, और हो भी रहा है। और अगर तुम थोड़ा सा बेसिक से एनालाइज करो कि इसको घुमा कौन रहा है, ना इसको एसेंशियली घुमा रहा है फ्रिक्शन, तो उससे भी आंसर बैकवर्ड्स ही आ रहा है। इंटरेस्टिंग, आई होप दैट्स ओके, क्लियर है ना? ओके, बट अभी रुको। देहम सेज कि ओनली फ्रिक्शन टॉर्क, आई थिंक प्रोबब्ली यू आर आंसरिंग कि भाई इसको घुमा कौन रहा है, उसका आंसर, तो देन यू आर राइट, ओनली फ्रिक्शन का टॉर्क। एग्रीड, एग्रीड। बट थोड़ा सा और एक पॉइंट सुन लो, एंड दैट इज प्योर रोलिंग में क्या होता है, विदाउट स्लिपिंग जब होता है तो हम लोग ना इसको भी कई बार इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन लेते हैं। प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो इंस्टेंटेनियस, यानी उसको पता है कैसे माना जाता है। देखो जरा, अगर ये ऐसे है ना
तो ये मानते हैं हम लोग उस वक्त। ये देखो, यानी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ना प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में, ये जो लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको हम लोग कई बार इंस्टेंटेनियस एक्सिस और रोटेशन मानते हैं। देखो ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस बन गई। वो अलग बात है कि वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस है, एक इंस्टेंट बाद उसके एक्सिस शिफ्ट हो जाएगा बगल वाले पॉइंट पे, क्योंकि तब तक दूसरा वाला पॉइंट कांटेक्ट में आएगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो बदलता जा रहा है ना हमेशा, लेकिन प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैन बी कंसीडर्ड एज द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। और अगर ऐसे करते हो, इन दैट केस अगर मैं अब पूछूंगा बताओ कौन सा टॉर्क उसको घुमा रहा है, तो क्या आंसर दोगे? कौन सा टॉर्क उसको घुमा रहा है? फिर इन दिस केस अगर इसको IAOR लेते हो तो कौन सा टॉर्क उसको घुमा रहा है? बिल्कुल सही बात बोला है अरियन जैन ने, और सिर्फ अरियन जैन ने बोला है। अब तो गर्व ने बता दिया, पार्थ ने भी बता दिया, ध्रुव शर्मा, सबने अब बताना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही बात है कि अगर IAOR के हिसाब से चलोगे तो इन दैट केस इसको घुमा कौन रहा है, रोटेशन कौन करा रहा है? mg sin थीटा। तो इसलिए देहम तुम्हारे आंसर को मैंने हाँ किया, फिर मैंने थोड़ा सा और ऐड ऑन भी किया, बिकॉज देहम ने बोला इस बार तो फ्रिक्शन घुमा रहे हैं उसको, एग्रीड, बट वो तब है अगर तुम सेंटर ऑफ मास को एक्सिस लेते हो तो। अगर तुम इसको एक्सिस लेते हो तो इन दैट केस को कौन घुमा रहा है ना? mg sin थीटा। तो थोड़ा सा कई बार इंटरप्रिटेशन में अंतर हो जाता है, तो ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। चलो बाद में और भी करेक्ट आंसर्स आए, ध्रुव शर्मा, देहम वेहम सबने आंसर दे दिया। क्रिश के हमने तो उसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन से फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकाल लिया, प्रूफ क्या है? नहीं प्रूफ तो हो जाएगा, उसका टेंशन मत लो, प्रूफ तो हमेशा ही करते जा रहे हैं हर क्वेश्चन में। इट इज जस्ट दैट प्रूफ के पहले क्या एनालिसिस से कुछ निकल सकता है, तो मैं एनालाइज करके बता रहा हूं कि हाँ पीछे होगा। जब इसका वैल्यू निकालोगे वो पीछे ही आएगा, सो डोंट वरी ऑन दैट, उसका टेंशन मत लो, ठीक है ना, दैट यू डोंट नीड टू वरी। तो एक काम करो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो क्या फ्री बॉडी डायग्राम होगा ना? अच्छा डायग्राम बता रहा हूं, इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन क्या होगा? mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू ma। मैं सेंटर मास को एक्सिस ले रहा हूं, mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू ma। तो देखो ये फ्रिक्शन स्टैटिक है, और अगर मेरे डायरेक्शन गलत है तो इन दैट केस f का आंसर नेगेटिव आएगा, और मेरा डायरेक्शन सही है तो इन दैट केस f का आंसर पॉजिटिव आएगा। ध्यान रखना, ये हो गया सेंटर मास का एक्सिस, इन दैट केस एक ही टॉर्क है f, यानी Fr इज इक्वल टू, क्योंकि हमने mkr लिया तो यानी mk स्क्वायर इनटू a बाय r। अल्फा की जगह a बाय r लिखा है, प्योर रोलिंग है इसलिए, तो f के r इधर हटा दो, तो यानी f इज इक्वल टू m इंटू k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इंटू a। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों को ऐड करो तो क्या बनेगा? mg sin थीटा इज इक्वल टू ma इंटू 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, और a इज इक्वल टू क्या आ गया देखो जरा, g sin थीटा बाय 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। देख लो अच्छे से, g sin थीटा बाय 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखो, अच्छा हाँ चलो फ्रिक्शन भी निकाल लो, फ्रिक्शन है m इंटू k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, यानी फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है ना, हाँ, तो यानी mg sin थीटा इंटू k स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखो, हमने लीनियर मोशन में वो f वाला एक्सप्रेशन निकाला, उसमें एक्सीलरेशन आया था f इंटू r इंटू h प्लस r बाय m इंटू r स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, यह आया था। और फ्रिक्शन आया था इक्वल टू f इंटू HR माइनस k स्क्वायर बाई, लेकिन ध्यान रखना हमने जो पिछले क्वेश्चन किया था ना ग्राउंड वाले पे, उस पे हमने फ्रिक्शन फॉरवर्ड लिया था, ये ध्यान रखना, फॉरवर्ड लिया था, तो उसको भूलना मत। तो अपॉन k स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब एक काम करो, इसमें f के जगह पुट कर दो mg sin थीटा, क्यों? इसका ड्राइविंग फोर्स कौन है? mg sin थीटा तो है, तो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में जो f काम कर रहा था, इसमें mg sin थीटा वो काम कर रहा है। और कितने हाइट पे फोर्स है? फोर्स तो सेंटर के थ्रू है, तो देयरफॉर पुट h इज इक्वल टू 0। इसमें पुट करके देखो जरा क्या आ रहा है, तो a क्या आएगा? mg sin थीटा बाय m, तो mm कैंसिल हो गया, g sin थीटा इंटू r इंटू h प्लस r, तो h तो 0 है,
तो क्या आएगा आर स्क्वायर बाय एम तो हो गया आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये देखो वही तो है, यानी हमने यहाँ पे कोई नया क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, हमने उसी क्वेश्चन का बस एक्सिस घुमा के एक नया एप्लीकेशन क्रिएट कर दिया। देखो वही एक्सप्रेशन जो हमने पिछले बार सॉल्व किया था ग्राउंड के लिए, बस उसमें रेलिवेंट वैल्यूज पुट कर दिया, देखो आंसर हो गया। अब आ जाओ फ्रिक्शन पे, फ्रिक्शन में भी h इक्वल टू 0 पुट कर दो तो ये हो जाएगा माइनस एफ के स्क्वायर, यानी स्मॉल एफ हो जाएगा एफ, कैपिटल एफ बोलते क्या mg sin थीटा, यानी mg sin थीटा इंटू 0 माइनस के स्क्वायर बाय के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब बताओ ये माइनस बाहर आ जाएगा तो mg sin थीटा इंटू के स्क्वायर बाय के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये देखो जरा क्या, नाउ यू माइट सी ये तो नेगेटिव आ गया। नेगेटिव तो इसलिए आया ना क्योंकि हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में याद करके देखो जो हमने डिस्कस किया था, तो हमने फ्रिक्शन फॉरवर्ड लेके एक्सप्रेशन निकाला था ये वाला, और अब आंसर नेगेटिव आ रहा है, यानी वो खुद ही बता रहा है कि इस बार फ्रिक्शन बैकवर्ड्स होगा, तो ये भी आंसर सही है। और वो देखो ये बिल्कुल टैली कर रहा है, यानी ये जो हमने सॉल्व किया इसका कोई जरूरत नहीं था, जो हमने एक्सप्रेशन ऑलरेडी ग्राउंड के लिए निकाला हुआ है उसी में बस रेलिवेंट वैल्यूज ये दोनों पुट कर लो, आंसर वैसे ही आ जाता है। अब इंटरप्रेट कर लो इसको, ठीक है। अब एक काम करो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कम एंगल रखोगे ना यहाँ पे तो देखना ये ऑब्जेक्ट आराम से रोल करते करते प्योर करते करते, खैर ये तो मैं पकड़ पकड़ के कर रहा था बट फ्रीली भी छोड़ दो बताए। लेकिन अगर बहुत ज्यादा एंगल कर दो इन दैट केस देखना वो स्लाइड करके नीचे आ जाता है। तो अब मेरा एक सवाल भी है एंड दैट इज व्हाट इज थीटा एस, मींस कौन से एंगल पे ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करके नीचे आएगा, ये सवाल है। या कह सकते हो व्हाट इज द मिनिमम एंगल एट विच स्लाइडिंग स्टार्ट्स, या क्वेश्चन को चेंज भी कर सकते हो इज दैट व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल टिल विच प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हैपेंस। ये सब सेम ही क्वेश्चन, कौन सा एंगल पे स्लाइड स्टार्ट करता है इज एज गुड एज द क्वेश्चन कि कौन से मैक्सिमम एंगल तक स्लाइड नहीं करता। तो बात तो एक ही है, प्लीज क्विकली फाइंड आउट कि स्लाइडिंग कब होता है इसका, फाइंड आउट थीटा एस। क्रिश तुमने पूछा था कि भाई इसका क्या प्रूफ है, ये देखो माइनस आ गया, दैट इज द प्रूफ, ठीक है ना। एक बार फिर भी चेक कर लो, इन द मीनवाइल मैं अटेंडेंस ले लेता हूं और तब तक जो है ये निकालो थीटा एस निकालो, फाइंड आउट थीटा एस, यानी कौन से एंगल पे ये जो है स्लाइड करेंगे, जल्दी करो। अरे यार एक दो जन एब्सेंट हो तो उसके लिए पूरा सर्च करना पड़ता है। चलो क्या करो, अर्नव आर यू देयर? आई थिंक अर्नव भी एब्सेंट है ना। चलो ठीक, तो जल्दी हो गया। ओके ठीक है, सानिया ने ऑलरेडी आंसर दे दिया tan इनवर्स करके, मैं अभी फटाफट उस पे आ रहा हूं। एंड दैट इज देखो मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या हो सकता है इस एंगल पे, थीटा एंगल पे, म्यू एम जी कॉस थीटा म्यू एन, और फ्रिक्शन का वैल्यू कितना, ये भी है, तो इसमें बस माइनस, क्योंकि वो हमने ग्राउंड वाला हॉरिजॉन्टल वाले केस से डिराइव किया तो इसलिए माइनस आ, तो एक्चुअल मैग्नीट्यूड तो ये है, तो मुझे तो मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो देखो फ्रिक्शन का वैल्यू जरा ध्यान से देखो, फ्रिक्शन का वैल्यू थीटा के साथ बढ़ता जाएगा क्योंकि साइन थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। तो इससे ये पता चल रहा है एज थीटा इंक्रीजेस f also increases. Now what is f max? f max equal to mu mg cos theta, तो बस उसी को बराबर कर दो इसका, तो tan थीटा क्या हो गया, तो अब मैं इसको बोलूंगा tan थीटा s, tan थीटा s, इन दोनों को इक्वेट करना है बस और कुछ नहीं, तो mg तो कैंसिल हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा देखना म्यू इनटू r स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाय k स्क्वायर।
ये होता है tan थीटा s। ठीक है, ये हो गया tan थीटा s। अब आई थिंक कुछ आंसर्स आ रहे हैं। सानिया ने करेक्ट आंसर दिया, आई थिंक बिल्कुल सही आंसर दिए। देहम ने भी सही आंसर दिया, अरियंत ने भी सही आंसर दिया। अब एक काम करो, मैंने उस दिन भी एक वो किया था, उस दिन भी एक अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर किया था, तो आज भी करो कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर क्या चीज ऑफ थीटा एस, किस चीज के लिए? रिंग, डिस्क, हॉलो सिलेंडर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर। इनको अरेंज करो इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ थीटा एस, यानी सबसे पहले कौन स्लिप करेगा और बाद में कौन स्लिप करेगा। जल्दी करो। ओहो अर्नब, तुमको तो मैंने एब्सेंट बना दिया था भाई। आ गया मेरा मोबाइल। अर्नब इज जॉइंट, तो अर्नब को तो मैंने एब्सेंट कर दिया था। चलो कोई नहीं, प्रेजेंट कर देता हूँ। सर डिस्कनेक्ट हो गया था, मेरा फोन बंद हो गया था। हाँ कोई बैटरी बात खत्म। नहीं, कोई बात नहीं। एक्चुअली जिस समय अटेंडेंस लिया है उस समय नहीं था। चलो ठीक है। एनीवे, तो लाइक अरेंज द ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ थीटा एस। तो तुमको बस ये अल्फाबेट्स लिखना है, आर डी एच सी एच एस, सॉलिड सिलेंडर एंड सॉलिड स्फीयर। ठीक है, देख लो अच्छे से। किससे स्टार्ट होगा थीटा एस? थीटा एस किससे स्टार्ट होगा? ओके, सोम एंड आर्यन जैन इज गिवन द राइट आंसर। स्टार्ट होगा रिंग और हॉलो सिलेंडर से। बिल्कुल सही बात है, यानी थीटा एस का वैसे करोगे तो रिंग और हॉलो सिलेंडर। क्यों? क्योंकि देखो जरा एक्सप्रेशन ये जो आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई के स्क्वायर है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस 1, यानी के ज्यादा इंप्लाइज थीटा एस कम। ये रिलेशनशिप आता है। देखो इसके हिसाब से आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस 1, तो के अगर ज्यादा होगा तो डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, तो ओवरऑल क्या होगा? फ्रैक्शन कम हो जाएगा, तो यानी tan थीटा एस कम होगा, तो यानी थीटा एस कम होगा। दैट्स द रिलेशनशिप। तो इसलिए के ज्यादा मतलब थीटा एस कम, तो के सबसे ज्यादा किसका? रिंग और हॉलो सिलेंडर। उसके बाद किसका? हॉलो स्फीयर का 2/3, तो हॉलो स्फीयर। उसके बाद कितना? डिस्क और सॉलिड सिलेंडर का 1/2, mr स्क्वायर बाई 2 होता है, 1/2, यानी डिस्क इक्वल टू सॉलिड सिलेंडर। और सबसे कम मोमेंटम इनर्शिया जिसका होता है वो होता है हॉलो सॉलिड स्फीयर, और उसका सबसे ज्यादा एंगल ऑफ थीटा एस होगा, यानी सॉलिड स्फीयर। ठीक है, यू नो व्हाट, इसका एक इंटरेस्टिंग वो भी है। अच्छा, अभी तो 12th वाले बच्चे भी देख रहा हूं मैं लॉगिन करने के लिए बाहर खड़े। चलो कोई नहीं, एनीवे वी हैव गॉट द आंसर। आई मीन द थिंग इज दैट ये जो सीरियल ऑर्डर दिया मैंने, इससे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, एंड दैट इज, सपोज तुमको लोहे का 2 बॉल्स देता हूं मैं, एक सॉलिड और एक हॉलो, पहचानोगे कैसे? और ऐसे भी नहीं कोई अंदर से लिक्विड भरा है तो ऐसे ऐसे करके देख लोगे, वो भी नहीं कर पाओगे, तो क्या करोगे फिर? है ना? तो कुछ नहीं, एंगल कम रखो, ठीक है, और दोनों को देख लो कब कौन स्लिप कर रहा है। तो देखना कौन पहले स्लिप करेगा, हॉलो स्फीयर, और सॉलिड स्फीयर बाद में स्लिप करेगा। So that's an easy way to judge कि वैसे एक्सेलेरेशन से भी हो जाएगा, एक्सेलेरेशन में भी यही रिलेशनशिप है, एक्सेलेरेशन में भी देखो वही रिलेशन है कि के ज्यादा मतलब क्या होगा? एक्सेलेरेशन कम। तो अगर तुम दोनों को रख देते हो तो के ज्यादा किसका? हॉलो स्फीयर का, तो देखना वो धीरे धीरे आएगा, और सॉलिड स्फीयर का देखना जल्दी आ जाएगा। यानी इंक्लाइन प्लेन पे एक हॉलो स्फीयर और एक सॉलिड स्फीयर रख के छोड़ दोगे ना, तो देखना हॉलो स्फीयर जो है धीरे धीरे नीचे आएगा, और जो सॉलिड स्फीयर है वो देखना जल्दी आ जाएगा। दैट्स द पॉइंट। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, वी विल कैरी ऑन इन द नेक्स्ट क्लास, ऑलरेडी टाइम हो गया। तो दीज आर ऑल इंटरेस्टिंग स्टफ एक्चुअली। तो लाइक